हेलो एवरीबॉडी, हम एक्सप्लेन कर रहे हैं बीटीएस गॉड्स की फिल्म एम्पर स्टोरी और ये है उसका एपिसोड नंबर 2। फर्स्ट एपिसोड के कमेंट्स को पढ़ के मुझे समझ में आ चुका है कि आप में से ज्यादा लोग इस स्टोरी को कंटिन्यू करना चाहते हो। सो जैसी आपकी मर्जी, हम इसे कंटिन्यू करेंगे। ऑफ कोर्स जब तक आपका सपोर्ट बना रहता है। अगर अभी तक आपने हमारे दूसरे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा। काफी जल्दी वहाँ पे एक नई सीरीज शुरू होने वाली है, सो डेफिनेटली उसे ज्वाइन करके रखो। चलो अब की जाए इस एपिसोड की शुरुआत, क्योंकि हम पहले ही समझ चुके हैं कि इस स्टोरी में सिर्फ जियानी 2 दिन ब्रेक थ्रू नहीं करता। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कायलिन, जूनर, जूगुन और गुयान भी 2 दिन ब्रेक थ्रू कर चुके थे। ऐसा इसलिए हो पाया था क्योंकि जियान ने एक दूसरी दुनिया का रास्ता खोल दिया होता है। ये चारों लोग वहाँ से ओरेंची को ऑब्जर्व कर पाते हैं। यही रीजन होता है इनकी 2 दिन क्लास में ब्रेक थ्रू करने का। इस समय जूनर का भी एक बेटा हो चुका होता है, उसका नाम होने वाला है शाओलिन, क्योंकि जूनर उसे लेनर बोल रही थी। फिर ये सभी अपनी फैमिली से मेल मिलाप करने के बाद सेंट्रल प्लेन्स के उन माउंटेन्स पे आते हैं जहाँ पे हंटियांडी और जियान के बीच में फाइट हुई होती है। बस अगले पल में जियान उस टनल को खोल देता है जो इस दुनिया को दूसरी दुनिया से जोड़ती थी, और ये 5 स्पेशल बॉटेक्स के अंदर चले जाते हैं। फिर हमें याओलाओ, शाओशाओ और जियान के कई करीबी लोगों के सेट एक्सप्रेशंस दिखाए गए थे। ये सभी को से प्रॉमिस करते हैं कि जैसे ही वो 2 क्लास में ब्रेक थ्रू करेंगे, ये दूसरी दुनिया में जियान को ढूंढने के लिए जाएंगे। अब चलो शुरुआत करिए इस एपिसोड की। यह सीन होता है उस डार्क पैसेज का। इस अनजान, सुनसान और अंधेरे से भरी जगह के अंदर हम कई टूटते हुए तारों को आगे बढ़ते हुए देखते हैं, लेकिन इन्हें ध्यान से देखने मालूम पड़ता है ये एक्चुअली में कुछ फिगर्स हैं। लगता है इन्हें उड़ते हुए काफी लंबा समय हो चुका है। इस समय जियान अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को चारों तरफ फैलाने की कोशिश कर रहा होता है। कुछ समय के बाद वो सोलो आवाज में बोलता है, डैम, इस पैसेज में दुखी का बिल्कुल नामो निशान नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई चीज हमारी दुखी को सोलो करने की कोशिश कर रही हो। हमारे दिमाग में ये बात साफ होनी चाहिए कि 2 एक्सपर्ट्स अपने अंदर एक स्मॉल वर्ल्ड को क्रिएट कर चुके होते हैं। वो इस मिनिएचर वर्ल्ड की स्पेशल एनर्जी का इस्तेमाल करके किसी भी काम को बहुत लंबे समय तक कर सकते हैं। लेकिन चाहे बात ऐसे ही हो, तब भी एक ऐसा स्पेस जहाँ पे एनर्जी का कोई नामो निशान नहीं है, वो 2 एक्सपर्ट्स को भी परेशान कर सकता है। जियान के पीछे उड़ रहे गुयुआनी बोलते हैं, आखिर रास्ता इतना लंबा क्यों है? जब दुखी कॉन्टेंट में थे तो अपनी 2 की स्ट्रेंथ के साथ वो 11 किलोमीटर को एक ही पल में पीछे छोड़ देते थे। वहीं पे इस रास्ते में उड़ते हुए काफी लंबा समय हो चुका है, फिर भी उन्हें कोई भी एंड दिखाई नहीं दे रहा है। इस समय गुयुआन के दिल में एक हल्की सी अनीज फैल चुकी थी। जियान की आंखें देखती हैं सामने के स्पेस को, साथ ही में उसकी फाइटिंग स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ एक बार फिर से उसकी बॉडी से इरप्ट होती है। जियान कहता है मेरे सामने एक रोशनी दिखाई दे रही है, हो सकता है कि वही एग्जिट हो। तब भी आप सभी को केयरफुल रहना होगा, मुझे ये जगह कुछ ठीक मालूम नहीं पड़ती। अगले पल में जियान डिस्कवर करता है कि सामने 2 लाइट स्पॉट्स मौजूद हैं। इस वजह से वो जूनर के ग्रुप को थोड़ा सा देरी होने के लिए बोलता है। जब वो छोटे से अजीब से लाइट स्पॉट्स बड़े हो जाते हैं, इन्हें देख के ऐसा लगता है जैसे किसी बड़े से बीस्ट ने अपने मुंह को खोल लिया हो। वो चिल्ला के बोलता है, रुको रुको यहीं पे। इस समय उसकी आवाज काफी ज्यादा सोलम हो चुकी थी। वो सामने के 2 लाइट स्पॉट्स की तरफ पॉइंट करके बोलता है, ये रास्ता मुझे काफी ज्यादा अजीब लग रहा है। ये सुन के जूकुन, गुयुआन और कालिन का ग्रुप आगे काफी ज्यादा ध्यान से देखता है। ये जगह ओरिजिनली एकदम डार्क थी, लेकिन जो थोड़ी सी दूरी पे दिख रहा है वो इस चीज को मैच नहीं करता। वहाँ पे एक अजीब सी रोशनी मौजूद है। इन सभी के दिमाग में तुरंत ही खतरों की घंटियां बजने लगती हैं। इस थॉट को आए हुए बस कुछ ही सेकंड्स हुए होते हैं, तभी एक बदलाव होता है, क्योंकि शुरुआत में चीजें कुछ साफ दिखाई नहीं दे रही होती, लेकिन जब ये 5 लोग उसके पास जाते हैं, वो पाते हैं कि दोनों लाइट स्पॉट्स एक्चुअली में 2 आंखें हैं। इन्हें थोड़ा सा लंबे समय तक दिखने पे जियान की टोली एकदम कांप जाती है। इस अंधकार से भरी जगह के अंदर एक डीप और पावरफुल आवाज गूंजती है, हाँ दुखी कॉन्टिनेंट में पिछले 10,000 सालों में किसी भी 2 का जन्म नहीं हुआ। मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि दुखी कॉन्टिनेंट ने 5 2 क्लास के एक्सपर्ट्स को जन्म दिया है। तुम 5 की स्ट्रेंथ के साथ लगता है मैं फ्री हो जाऊंगा। उन बड़ी बड़ी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, लेकिन उन आंखों के अलावा जो ह्यूज फिगर होता है, ऐसा लगता है वो डार्क स्पेस से पूरी तरह से मिल चुका हो। ये प्रेजेंस बहुत ही इविल और अनकंफर्टेबल होती है। एक बार में पता नहीं लगा जा सकता कि क्रीचर है। सामने के क्रीचर के टेरिफाइंग ऑरी को सेंस करके जियान को मालूम पड़ जाता है कि इसकी पावर उसकी काफी ज्यादा ऊपर है। तुरंत ही जियान अपने स्काई फायर 3 मिस्ट्री चेंज को एक्टिवेट कर देता है। ऐसा होते एक फायरी रूलर उसके हाथ में कंडेंस हुई थी, क्योंकि सामने के टेरिफाइंग क्रीचर को देख के जियान के भी रोंगटे खड़े हो गए होते हैं। तो फिर जूनर और बाकियों की तो बात ही छोड़ो। बस अजीब चीज ये थी कि जब जूकुन सामने की उन आंखों को देखते हैं, उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनका शरीर उनके कंट्रोल में नहीं है। वो एक्चुअली में घुटने टेकने वाले थे। इस समय काफी अजीब तरीके से उनके शरीर का खून भी खोलने लगा था, और इन आंखों के जितने ज्यादा करीब जाते हैं, ये फीलिंग और भी स्ट्रॉन्ग होती जाती है। लेकिन जियान को डिस्ट्रैक्ट न करने की वजह से वो जैसे से अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। उनका दिल अलर्टनेस से भर गया था। अपने पीछे जूनर और काइलिन को कवर करके जियान, जिसके हाथों में बड़ी सी फायरी रूलर होती है, वो सामने के उन ह्यूज पीपल्स को देखता है। जियान कहता है, एक्सेलेंसी आप कौन हो? ऐसा कहते कहते उसने अपने एक हाथ से काइलिन और जूनर को पीछे एक इशारा किया था। जैसी जूनर और काइलिन की जियान की अंडरस्टैंडिंग है, वो तुरंत ही समझ जाती है कि जियान उन्हें एक मौके का इंतजार करने के लिए बोल रहा है। जियान की इस बात को सुन के वो ह्यूज क्रीचर जो कि स्पेस में पूरी तरह से ब्लेंड हो चुका होता है, वो एक बार फिर से हंसने लगा था। वो कहता है मैं 2 एक्सपर्ट्स की पावर को ऑब्जर्व
ऑब्जर्व करे हुए बहुत ही लंबा समय हो चुका है, लेकिन तुम पांचों की एनर्जी के साथ मैं इस क्रीचर को पूरी तरह से डिवावर कर सकता हूँ और तभी एंडलेस बॉडी मुझे रोक नहीं पाएगा। जैसे जियान इस आवाज को सुनता है, हम उसे पीछे एक इशारा करते हुए देखते हैं। जब जुन्नर और कायलिन जियान को इस तरीके से देखती हैं, आखिर वो कैसे समझ नहीं पाती कि जियान क्या सोच रहा है, लेकिन इससे पहले वो अपने मुंह को खोल पाती, उन्हें जियान की आंखों में एक डिटर्मिनेशन दिखाई दी थी। इस समय सामने की उन जायंट आंखों को देख के गुयुआन भी काफी एंग्शियस फील करने लगते हैं। उन्हें पीछे वो एग्जिट की लाइट दिखाई दे रही थी। गुयुआन कहते हैं, डैम इट, हम लगभग एग्जिट के पास आ चुके हैं, आखिर अब हमें क्या करना चाहिए। जियान कहता है, तुम लोग पहले जाओ, मैं तब तक इसे रोक के रखता हूँ। उस नई दुनिया में पहुंचने के बाद मैं सोल जेट के थ्रू तुम्हें ढूंढ लूंगा। फिर बिना किसी नॉनसेंस के जियान के हाथ की वो एनर्जी एकदम टेरिफाइंग लेवल चली जाती है। जुनर और कायलिन को भी पता होता है कि मामला कितना सीरियस है। चाहे भले ही वो 2 दिन में ब्रेक थ्रू कर चुके हो, लेकिन तब भी वो सामने के एग्जिस्टेंस के सामने बिल्कुल पावरलेस है। यहाँ पे रहना बस जियान के बर्डन को और बढ़ाएगा। कायलिन और जुनर बोलती है, हम तुम्हारा नई दुनिया में इंतजार कर रहे होंगे। कायलिन ने भी अपना ट्रेडमार्क डायलॉग मारना नहीं बोली थी। वो कहती है, जियान याद रखना, तुम्हारी लाइफ इस किंग को बिलोंग करती है। ये कहने के बाद चारों लोग एग्जिट की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। जुगुन और गुयुआन भी एक बार एक दूसरे को देखते हैं, फिर किसी रॉकेट की तरह वो जुनर और कायलिन के पीछे चले गए थे। आखिरकार 2 दिन लेवल पहुंच जाने के बाद सिर्फ अपोनेंट की ओर से मालूम किया जा सकता है कि आगे क्या स्टेप लेना है। इसी वजह से जियान पहले कायलिन और जुनर को एग्जिट की तरफ भेजता है। ऐसे सीन को देख के चारों तरफ उस क्रीचर की आवाज फिर से गूंजती है। वो कहता है, यहाँ से जाना चाहते हो? 10,000 साल इंतजार करने के बाद मैं इस मौके को कैसे जाने दे सकता हूँ। बस अगले पल में बूम बूम की आवाजें चारों तरफ गूंजने लगी थी। उन ह्यूज पीपल के अंदर एक अजीब सी रोशनी प्रकट होती है। हम इसे जुनर के ग्रुप की तरफ शूट होते हुए देखते हैं, लेकिन इसका टारगेट जुनर और बाकी के लोग नहीं होते, बल्कि इसका टारगेट था वो एग्जिट। अजीब बात ये होती है कि दोनों आंखों के बीचा बीच में एक ब्लैक एंड व्हाइट लाइट घूम रही होती है। इस लेजर बीम की डिस्ट्रक्टिव पावर को सेंस करके गुयुआन चिल्ला के बोलते हैं, ये एग्जिट को डिस्ट्रॉय करने वाला है, हमें जल्द ले जाना होगा। चारों अपनी स्पीड को लिमिट तक पहुंचा देते हैं। जब जियान देखता है कि चारों का रास्ता रुकने वाला है, वो अपने आप को उस क्रीचर और जुनर के ग्रुप के बीच में लेके आता है। जियान कहता है, बेस्टर्ड, अगर तू एग्जिट को डिस्ट्रॉय करना चाहता है तो तुझे मेरा पहले सामना करना होगा। इस समय उन दोनों बड़ी बड़ी आंखों का ध्यान जुनर की टोली के ऊपर था। इस मौके का फायदा उठा के जियान तुरंत ही अपनी स्पेशल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करता है और अनलीश कर दिया गया था येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर। इस अटैक का टारगेट एक बड़ी सी आंख होती है। जब वो अननोन क्रीचर जियान के इस अटैक का सामना करता है, एक पल के लिए वो भी थम गया था। इस समय का फायदा उठाते हुए जियान अपने हाथों में एक 22 कलर्ड फायर लोटस को तैयार करता है। ये एंग्री विद द फ्यूरी फायर लोटस बहुत ही टेरिफाइंग फ्लक्चुएशंस को एमिट कर रहा था। अगले पल में अपनी पूरी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए जियान कहता है, गो। इस एक्सटर्मिनेशन टेरिफाइंग लोटस को उन बड़ी पीपल्स में जाके स्मैश कर दिया गया था। इससे पहले जुनर एग्जिट में जा पाती, उसकी आवाज जियान के कानों तक पहुंचती है। वो कहती है, जियान अगर तुम नहीं रहते हो तो मैं भी जिंदा नहीं रहने वाली। इन शब्दों से साफ तौर पर समझ में आता है कि जियान जुनर के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब एकदम लाइटिंग स्पीड से हुआ था। जियान की आंखें चारों लोगों को एग्जिट में गायब होते हुए देखती हैं। तुरंत ही उसके दिल में करीब से बड़ी फीलिंग फैलती है। वो खुद से बड़बड़ाती हुई बोलता है, जुनर कायलिन, तुम मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हें जरूर ढूंढूंगा। खैर जियान को भी समय बर्बाद करने की बिल्कुल आदत नहीं होती। जैसे वो एंग्री विद द फायर फ्यूरी लोटस उन बड़ी बड़ी पीपल से टकराता है, जियान उसे एक्सप्लोड कर देता है। एक भयानक सी बूम की आवाज के साथ एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस ने चारों तरफ डिस्ट्रक्शन फैला दिया था और इस डिस्ट्रक्शन के बीच बीच में होता है वो अननोन क्रीचर। वो टेरिफाइंग डिस्ट्रक्टिव स्टॉर्म एक गोलाकार में चारों तरफ फैलने लगता है। जब एनर्जी सबसाइड होती है, उस मिस्टीरियस क्रीचर का चेहरा जियान की आंखों के सामने आने वाला था। जियान कहता है, आखिर मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम हो कौन। जियान के एंग्री विद द लोटस ने डिस्ट्रक्शन क्रिएट किया होता है, उसकी वजह से बड़ी बड़ी आंखों में से कई मोटी मोटी खून की बूंदें नीचे टपकने लगती हैं। साफ तौर पे जियान के अटैकने से चोट पहुंचाई है। तुरंत ही गुस्से से भरी आवाज जियान के कानों में एंटर करती है। वो चिल्ला के बोलता है, डैम ह्यूमन विंग्स, ये एम्पर तुम्हें बख्शने वाला नहीं है। वो खाना जो कि उसके मुंह तक पहुंच ही चुका था, आखिर उसे जाते हुए कि क्रीचर गुस्सा क्यों नहीं होता, लेकिन ऑब्वियसली इसने जियान के एंग्री विद द लोटस की फायर पावर को शुरुआत में अंडर एस्टिमेट कर दिया था। वो अपनी सारे फोकस को जुनर के ग्रुप को जाने से रोकने में लगा रहा होता है, जिसकी वजह से जियान से ऐसा नुकसान पहुंचा पाया। अब जब जियान सामने की तरफ देखता है, उसे उन गुस्से से भरी आंखों के साथ साथ एक विशाल का शरीर भी अपीयर होता हुआ दिखाई देता है। अभी जियान की आंखें एक बहुत ही भयानक से गोल्डन ड्रैगन के ऊपर जाकर टिकी हुई थी। इस गोल्डन ड्रैगन की बॉडी हजारों फीट बड़ी थी, वहीं पे उसकी पूंछ नीचे लटक रही होती है। इसे देख के जियान के दिमाग में बात क्लियर हो जाती है कि क्रीचर डेफिनेटली उससे काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसके ध्यान को आकर्षित करता है वो हॉर्न जो कि ड्रैगन के फोरहेड के ऊपर था। इस समय सिंग आधा टूट चुका होता है। हमें समझना चाहिए कि ड्रैगन फैमिली के अंदर ड्रैगन हॉर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसे एक स्ट्रेंथ के सिंबल की तरह देखा जाता है। शायद यही रीजन है जिसकी वजह से इस ड्रैगन ने अपने शरीर को इस तरीके से बॉडी में छिपा के रखा है। और क्योंकि इस ड्रैगन की बॉडी भी डार्क सी होती है, तो इसे खाली स्पेस में छिपने में कोई परेशानी नहीं होती। इस समय गोल्डन ड्रैगन तेजी से दहाड़ रहा होता है। लगता है जियान ने इसे सच में नुकसान पहुंचाया है। वो फिर से इंसानी आवाज में बोलता है, डैम डैम। आखिर इस छोटे से इंसान की
में चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे हुई। तुरंत ही ड्रैगन अपने मुंह को खोल के जियान की तरफ एक ड्रैगन ब्रेथ को रिलीज करता है। एट द सेम टाइम उसका वो पंजा बिजली की रफ्तार से भी तेज उसकी तरफ आगे बढ़ने लगा था, लेकिन क्योंकि जियान ने इस ड्रैगन को घायल कर दिया है, अब उसे ऐसा मौका कैसे देता। एक ही पल के अंदर जियान अपनी एलिटी स्किल को अनलीश कर देता है और वो ह्यूज ब्लैक फायर रूलर तेजी से ऊपर उठ गई थी। जियान के इस एक्शन को देख के साफ तौर पे मालूम पड़ता है कि बस यू ड्रैगन से फाइट करना चाहता है। बस इससे पहले जियान की रूलर उस ड्रैगन के क्लॉ से कोलाइड हो पाती, जियान की बॉडी में से लिटरली बाहर आया था। वो एक ही बार में सामने से आ रही उस ड्रैगन ब्रेथ को पूरी तरह से निकल जाता है। फिर हम उसे सीधे जियान के कंधे पे प्रकट होते हुए देखते हैं। अपनी तरफ आगे बढ़ रहे उस ड्रैगन को देख के लिटरली की मुझसे कुछ अजीब सी आवाजें बाहर आती हैं। साथ ही में उसके माथे के ऊपर भी एक ऐसा मिस्टीरियस सिंबल अपीयर हो जाता है जो कि सामने की हुई ड्रैगन के फोरहेड पर था। बस बात ऐसी होती है कि लिटरली के फोरहेड का वो सिंबल उस ड्रैगन के सिंबल से थोड़ा ज्यादा ब्राइट था। वो गुस्से से भरा ड्रैगन जो कि बुलडोजर की तरह जानी तरफ आगे बढ़ रहा होता है। जैसे उसकी आंखें लिटरली के फोरहेड के सिंबल को देखती हैं, अचानक से हम उसे हॉल्ट पे आते हुए देखते हैं। तुरंत ही ड्रैगन के फोरहेड में से एक सफेद रंग की रोशनी बाहर आई थी। हम उस जायंट ड्रैगन को लिटरली की तरफ रोर करते हुए देखते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो लिटरली से मदद मांग रहा हो। हालांकि जियान को पता नहीं चलता कि यहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन उसके और लिटरली के बीच में एक मेंटल कनेक्शन था। वो लिटरली के थ्रू पता लगा पाता है कि ड्रैगन लिटरली से एक मिस्टीरियस लैंग्वेज में बात कर रहा है। लिटरली और उस ड्रैगन को बात करते हुए बस कुछ ही समय वो होता है, तभी हम उस ड्रैगन को एकदम चीखते हुए देखते हैं। गोल्डन ड्रैगन के माथे के बीचा बीच में जो काली और सफेद रोशनियां होती हैं वो एक दूसरे में इंटरट्वाइन होकर घूमने लगी थी, फिर अचानक से सेपरेट हो जाती हैं। तुरंत ही जन के सामने दो फिगर्स अपीयर हुए थे। जब जन देखता है उस व्हाइट फिगर को जो कि एक स्ट्रॉन्ग ऑरे को एमिट कर रहा है, वो पाता है कि ऑरा जुकुन से काफी सिमिलर है। वहीं पे दूसरे फिगर को देख के जियान को एक इविल सी फीलिंग आती है। उस व्हाइट फिगर को देख के ऐसा लगता है जैसे काफी ज्यादा दर्द में हो। वहीं पे उस ब्लैक फिगर की आंखें जियान को एकदम किलिंग इंटेंट के साथ देख रही थी। वो ब्लैक फिगर उस व्हाइट फिगर से सरप्राइज से भरी आवाज में बोलता है, डैम इट, तुम मेरी कंट्रोल से कैसे बाहर आ सकते हो? मैं बस सफल होने वाला था। जब तक मैं कुछ और दूधी के सोल्स को सोलो कर लेता हूँ, मैं तुम्हें पूरी तरह से डिवावर कर पाऊंगा। वो ब्लैक फिगर बोलता है, इतने सारे सालों के बाद भी तुम अब भी हार मानने के लिए तैयार नहीं हो। तुम्हारे सिर्फ सरेंडर करने से हम दोनों मिलकर ग्लोरी को एंजॉय कर सकते हैं। आखिर तुम्हें मेरे खिलाफ फाइट क्यों करनी है? तुम जानते हो कि तुम्हारे स्टैंड के साथ हम तुम्हें बुरी तरीके से ट्रीट नहीं करने वाले। ये सुन के वो व्हाइट फिगर तेजी से हंसने लगा था। वो कहता है, ग्लोरी, क्या तुम्हें मैं मूर्ख दिखाई देता हूँ? तुम ये मत सोचो कि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं है। ये सुन के उस ब्लैक फिगर के चेहरे पे एक इविल स्माइल आ जाती है। वो कहता है, गोल्डन ड्रैगन किंग, तुम सच में अपनी रेपुटेशन को डिजर्व करते हो। इतने सालों में मैं तुम्हें अब्सॉर्ब नहीं कर पाया, लेकिन चलो आज मैं एक असर पूरी कर देता हूँ। लेकिन अगर सच में इसके बारे में बात करी जाए तो मुझे इस इंसान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर इसने तुम्हें सीरियसली इंजर्ड नहीं किया होता तो मेरे पास तुम्हें डिवॉर करने की अपॉर्चुनिटी इतनी आसानी से नहीं आती। हालांकि ब्लैक फिगर को पता नहीं होता कि गोल्डन ड्रैगन किंग उसके कंट्रोल से बाहर कैसे गया, तब भी उसके लिए सबसे अच्छा मौका है। आखिरकार गोल्डन ड्रैगन किंग अभी इंजर्ड है, उसे इस मौके का फायदा उठाना होगा। इतना सोचने के बाद वो ब्लैक फिगर बिल्कुल हेजिटेट नहीं करता, वो सीधा व्हाइट फिगर पे टूट पड़ता है। ओरिजिनली व्हाइट फिगर और ब्लैक फिगर दोनों स्टाइलमेट कंडीशन में थे, मतलब दोनों के बीच हार जीत का फैसला नहीं हो पा रहा था। लेकिन जियान के एंग्री विद द लोटस की वजह से व्हाइट फिगर इंजर्ड हो चुका है। इस समय उसके पास लिटरली से हेल्प मांगने के अलावा कोई विकल्प बचा नहीं होता। वो तुरंत ड्रैगन लैंग्वेज में लिटरली से कम्युनिकेट करता है। जब जियान लिटरली की फीलिंग को पहचानता है तो फिर उसके लिटरली के ट्रस्ट की वजह से वो लिटरली को जाने की परमिशन दे देता है। जब लिटरली व्हाइट फिगर की तरफ गया था, हम जियान के हाथों में एक स्क्वायर को अपीयर होते हुए देखते हैं। धीरे धीरे अलग अलग हेवली फ्लेम्स उस स्क्वायर के ऊपर से राइज होने लगती है। ये वही हेवली स्क्वायर होता है जिसे जियान ने तोशी एंशिएंट गॉड के इनहेरिटेंस के रूप में हासिल किया था। इस 2D क्लास के लेवल की बैटल में जियान को हेवली फ्लेम स्क्वायर का इस्तेमाल करना ही होगा। खैर, जब यहाँ पे जियान फ्लेम्स को तैयार कर रहा होता है, उस ब्लैक फिगर को व्हाइट फिगर के ऊपर हमला करने का एक मौका मिल जाता है। हम उसके पंच को व्हाइट फिगर की बॉडी से टकराते हुए देखते हैं। बस यहीं पे कहा जा सकता है कि उस ब्लैक फिगर को व्हाइट फिगर की एक कमजोरी मिल गई थी और व्हाइट फिगर के ऊपर एक के बाद एक अटैक की बरसात होने लगी थी। बस अच्छी बात ये होती कि इससे पहले ब्लैक फिगर गोल्डन ड्रैगन किंग को फिनिश कर पाता, उसका रास्ता रोकती सफेद रंग की फ्लेम। ये व्हाइट फिगर और कोई नहीं बल्कि लिटरली ही था। हमें पता होना चाहिए कि जब जियान ने हंटी अंडी से फाइट करी थी तो अंत में जाके वो सारी हेल्प फ्लेम्स को कंबाइन कर लेता है। इस तरीके से कहा जा सकता है कि अभी की लिटरली के पास सारी हेल्प फ्लेम्स की पावर है। एक फायर स्पिरिट जिसके पास 22 तरह की हेल्प फ्लेम्स की पावर हो, उसे अंडर एस्टिमेट बिल्कुल नहीं किया जा सकता। जब वो ब्लैक फिगर देखता है उस मिस्टीरियस सिंबल को जो कि लिटरली के फोरहेड पे और भी ब्राइट होता जा रहा है, अचानक से उसके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। जियान के चेहरे पे पहली बार एक डर के इमोशन को देख पाता है। इस समय उसने अपने अटैक्स को भी रोक दिया था। ब्लैक फिगर बोलता है, डैम इट, ये रीइंकार्नेशन की सील है समखन्ना। बस इस टाइम गैप का फायदा उठा के जियान स्विच की आवाज के साथ जियान हेल्प फ्लेम स्क्वायर को लिटरली की तरफ भेज देता है। बस इसी समय की बात होती है जब अचानक से लिटरली का शरीर एकदम विस्फोट हो
गया था। वो 22 तरीके के अलग अलग हेवी फ्लेम्स में ट्रांसफॉर्म होकर हेवी फ्लेम स्क्वायर के ऊपर के खंभों को ऑक्यूपाई कर लेता है। जब सारी हेवी फ्लेम्स स्क्वायर के ऊपर अपनी अपनी जगहों को लेती है तो इनमें से एमिट हो रही टेरिफाइंग डिस्ट्रक्टिव पावर को सेंस करके वो ब्लैक फिगर भी एकदम डर गया होता है। न जाने क्यों, लेकिन ब्लैक फिगर के दिमाग में एक अजीब सी फीलिंग आती है और ये फीलिंग कह रही है कि उसे भागना होगा, लेकिन इससे पहले यहाँ से एस्केप कर पाता हेवी फ्लेम स्क्वायर के ऊपर की 22 हेवी फ्लेम्स एक बड़ी सी फॉर्मेशन को तैयार करती हैं। जब गोल्डन ड्रैगन की ऐसे सीन को देखता है तो वो भी अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करके उस ब्लैक फिगर को जाने से रोकने लगा था। जब वो ब्लैक फिगर देखता है कि उस फॉर्मेशन से बाहर नहीं जा पाएगा, ऐसा लगता है जैसे वो एक डिसीजन पे आ गया हो। वो खुद से बड़बड़ाते हुए बोलता है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं अपनी जिंदगी में इस रीइंकार्नेशन की सील को विटनेस करूंगा गोल्डन ड्रैगन किंग, क्योंकि ये मामला यहाँ तक आ गया है तो मैं तुम्हारी बॉडी को डिस्ट्रॉय करके ही अपने सुपीरियर्स के सामने एक्सप्लेन कर सकता हूँ। उसके मुंह से शब्द बाहर आए होते हैं तभी बूम की आवाज के साथ एक टेरिफाइंग फोर्स गोल्डन ड्रैगन किंग की बॉडी की तरफ लॉन्च होती है। साफ तौर पे ये ब्लैक फिगर का आखिरी अटैक है। गोल्डन ड्रैगन किंग और लिटिली दोनों मिलके इस हैवी अटैक का सामना करने की पूरी कोशिश करते हैं। ऐसे सीन को देख के जियान भी समझ जाता है कि अब इसके बारे में कुछ कर नहीं सकता है। वो ब्लैक फिगर जिसे अलग अलग फ्लेम से सराउंड करके रखा था, ऐसे सीन को देख के वो तेजी से हंसने लगा था। वो हंस के बोलते, हा गोल्डन ड्रैगन किंग, तुम्हारी फिजिकल बॉडी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तुम्हारी फाउंडेशन को इस तरीके से कमजोर करके मैंने अपने मिशन को भी कंप्लीट कर दिया है। अब अंधकार रोशनी को हरा देगा। जब तक वो अपनी बात को फिनिश कर पाया था, हेवली फ्लेम स्क्वायर उसे पूरी तरह से सील कर देता है। अब इस ब्लैक फिगर की सोल धीरे धीरे करके रिफाइन होती जाएगी। इस समय जियान के सामने एक बहुत ही बड़ा एरिया किसी शीशे की तरह बिखर गया होता है। लिटिली और गोल्डन ड्रैगन किंग दोनों की हालत सही नहीं लग रही थी। ऐसे सीन को देख के जियान तुरंत ही आगे बढ़ता है। वो व्हाइट फिगर जो कि गोल्डन ड्रैगन किंग की सोल होती है, वो लिटिली को देख के स्माइल के साथ बोलता है, तुम्हारा इस बार मेरी हेल्प करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लिटिली इसका जवाब नहीं देता। ऐसा लगता है जैसे कोई चीज याद ना आ रही हो। ये देख के जियान कहता है, तुम्हारी मेमोरीज अभी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई है। अब हमें क्या करना चाहिए? इस समय उसके चारों तरफ कई वोर्टेक्स फॉर्म हो चुके थे। इन सभी ब्लैक होल्स में से सेक्शन 4 एमिट हो रही होती है, जिन्हें रेस्ट करना जियान के लिए भी डिफिकल्ट हो रहा था। तभी ऐसा लगता है जैसे लिटिली को कुछ याद आ गया हो। वो अचानक से बोलता है, तुम यहाँ पे क्यों? इसके जवाब में गोल्डन ड्रैगन किंग बोलते हैं, अब ये सब बताने का समय नहीं है। इस जगह का स्पेस कोलैप्स होने वाला है, चलो तुम मेरे साथ आओ। ये कहने के बाद गोल्डन ड्रैगन किंग की सोल बॉडी सामने के स्पेस को स्वाइप करती है। तुरंत ही हम एक छोटी सी स्पेशल टनल को बनते हुए देखते हैं, क्योंकि कुछ ही समय पहले गोल्डन ड्रैगन किंग ने फाइट लड़ी होती है। तो स्पेशल टनल को बनाने की वजह से हम उनकी सोल बॉडी को भी इल्यूजरी होते हुए देखते हैं। गोल्डन ड्रैगन किंग बोलते हैं, लेट्स गो। इससे पहले जियान कुछ बोल ही पाता, वो सीधा एक रे ऑफ लाइट में बदल के जियान की स्टोरी में एंटर कर जाते हैं। बस इसी पल में बैंग बैंग की आवाज के साथ यहाँ का स्पेस कोलैप्स होने लगता है। अच्छी बात यह कि गोल्डन ड्रैगन किंग ने पहले जियान के लिए स्पेशल टनल बना दी होती है। जैसे ही जियान इसमें एंटर करता है, कुछ ही समय के बाद उसके सामने एक सिंपल सा डोर अपीयर हुआ था। इस दरवाजे के उस तरफ से जियान को एक अजीब सी फीलिंग आती है। इस समय उसके अंदर जो हेवी फ्लेम्स मौजूद होती हैं, वो बहुत ज्यादा वॉलेंट हो रही होती हैं। ऐसा लगता है जैसे इन्हें कोई डिलीशियस फूड मिल गया हो। इन हेवी फ्लेम्स के बिहेवियर को देख के एक पल के जियान भी शॉक में चला गया था। वो कहता है ये। तभी गोल्डन ड्रैगन किंग की सोल बॉडी उसकी स्टोरी रिंग से बाहर आती है। वो सामने के उस डोर को देख के बोलते हैं, इतनी जल्दी 10,000 साल हो गए, अब मैं फाइनली वापस आ गया हूँ। तोशे तुम कहाँ पे गए हो? लिटरली जो कि डोर के सामने अपीयर हुआ था, इस टाइम उसके माथे का वो सिंबल और भी ब्राइट हो गया होता है। गोल्डन ड्रैगन किंग उस डोर के पास जाके बोलते हैं, शाओई स्टोन गेट को ओपन करने के लिए मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। ये कहने के बाद उनके मुंह से कुछ मिस्टीरियस आवाजें बाहर आने लगी थी। एट द सेम टाइम जो लिटरली के सिर पे सील होती है, वो सीधे उसके माथे से बाहर आ जाती है। इस समय जियान कंफ्यूजन फंस गया होता है। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को देख के गोल्डन ड्रैगन किंग बोलते हैं, डोंट वरी, मैं जानता हूँ इस समय तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हें उनके उत्तर मिलने वाले हैं। उन्होंने जियान से ये बोला ही था, तभी सामने का स्टोन गेट धीरे से खुल जाता है। दरवाजे के उस तरफ से एक ऐसा टेरिफाइंग ऑरा रिलीज होता है कि ऐसे प्रेशर की वजह से जियान की घुटने टेकने की इच्छा होती है, लेकिन न जाने क्यों ये प्रेशर जियान को काफी ज्यादा फैमिलियर नजर आता है। अभी जियान के दिमाग का कंफ्यूजन और भी बढ़ गया था, लेकिन तब भी अपने दिमाग के सवालों को दबा के लिटरली और गोल्डन ड्रैगन किंग को दरवाजे की उस तरफ फॉलो करता है। जब दरवाजे की उस तरफ उसकी नजरें जाती हैं, उसे एक स्पेशल चीज दिखाई देती है। वैसे इस अनयूजुअल सी जगह पे कुछ खास प्रेशियस चीजें मौजूद नहीं होती, लेकिन जो इसके ध्यान को आकर्षित कर रहा था, वो सीढ़ियों के ऊपर बैठा हुआ एक फिगर होता है। एक ओल्ड मैन जिसने डार्क रोब्स को पहन के रखा था, वो वहाँ पे बैठा हुआ होता है। अगर उसके रंग बिरंगे बालों को छोड़ दिया जाए तो ये और बुड्ढों से बिल्कुल अलग नहीं लगेगा। ये पीसफुल सा दिखने वाला ओल्ड मैन जो कि क्रॉस लाइक बैठा होता है, हम उसे धीरे से अपनी आंखें खोलते हुए देखते हैं। जियान ने सामने के इस व्यक्ति को कई बार देखा था, आखिरकार उसकी दो इनहेरिटेंस यहीं से आई है। इस पर जियान का दिल ये समझ चुका होता है कि यही तोशे एंशिएंट गॉड है। अपने सामने तोशे एंशिएंट गॉड को देख के जियान तुरंत ही रिस्पेक्टफुल तरीके से अपने दोनों हाथों को कप करता है। वो कहता है, मैं डिसाइपल जियान मास्टर को ग्रीट करता हूँ। आखिरकार अगर तोशे एंशिएंट गॉड ने दोदी केव को नहीं छोड़ा होता तो आज जियान भी नहीं होता।
जियान को तोशी एंशिएंट गॉड की इनहेरिटेंस भी मिली हुई है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि एक तरीके से जियान तोशी एंशिएंट गॉड का डिसाइपल है। इस वजह से उन्हें मास्टर बोलना जियान के लिए बिल्कुल अजीब बात नहीं है। तोशी एंशिएंट गॉड कहते हैं लड़के तू काफी चालाक है। फिर उनकी आंखें जाती हैं गोल्डन ड्रैगन एम्बर की सोल के ऊपर। वो कहते हैं शाओजिन पिछले कई साल तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा कठिन रहे हैं। अपने सामने तीन लोगों को खड़े हुए देख तोशी एंशिएंट गॉड स्माइल करते हैं। वो तुरंत ही लिटिली को देख के बोलते हैं शाओई यहाँ पे आओ। जैसे ही तोशी एंशिएंट गॉड अपने हाथ को वेव करते हैं गोल्डन ड्रैगन किंग की वो सोल बॉडी जो कि ओरिजिनली काफी ज्यादा वीक दिख रही थी वो और ज्यादा सॉलिड हो जाती है। वहीं पे लिटिली सीधे तोशी एंशिएंट गॉड के कंधे पे आ जाता है। ऐसा लगता है जैसे वो कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। लिटिली को देख के तोशी एंशिएंट गॉड बोलते हैं क्या ये रिइंकार्नेशन की सील है। एक बार फिर से उनका ध्यान जाता है सामने खड़ी जियान के ऊपर। तुरंत ही हम एक आग से बने कमल को खिलते हुए देखते हैं। तोशी एंशिएंट गॉड बोलते हैं मैं जानता हूँ तुम्हारे दिमाग में कई सवाल होंगे, चलो हम आराम से बात करते हैं। ये सुन के जियान भी फालतू में एटीट्यूड नहीं दिखाता। एक ही फ्लैश में वो सीधा आग के कमल के ऊपर प्रकट हुआ था। फिर वो एंशिएंट गॉड की तरह अपने पैरों को मोड़ के बैठ जाता है। तोशी एंशिएंट गॉड जियान को देखते हैं। इससे पहले जियान सवाल पूछ पाता ऐसा लगता है जैसे वो जियान के चेहरे को पढ़ पा रहे हो। वो कहते हैं जब भी दुखी कॉन्टेंट में कोई भी 2D क्लास में ब्रेक थ्रू करता है तो दुखी कॉन्टेंट उसे रिजेक्ट करने लगता है। हो सकता है कुछ दिनों में या फिर कुछ सालों में। जब रिजेक्शन क्रिटिकल पॉइंट पे पहुंच जाता है तो उसे दुखी कॉन्टेंट को छोड़ के एक नई कॉन्टेंट में आना होगा। ये सुन के जियान सोलम आवाज में बोलता है मैं भी ऐसा महसूस कर पा रहा हूँ, लेकिन हमारे पैसेज में एंटर करने के बाद गोल्डन ड्रैगन किंग ने हमारे ऊपर हमला क्यों किया? क्योंकि जैसा एंशिएंट गॉड ने बोला है दुखी कॉन्टेंट से यहाँ तक आने के रास्ते के बीच में कोई क्यों होगा। ये सुन के तोशी एंशिएंट गॉड का ध्यान जाता है गोल्डन ड्रैगन किंग के ऊपर जिनका चेहरा इस समय गिल्ट से भर गया होता है। वो कहते हैं बच्चे तुम इन्हें गलत दोष दे रहे हो। इस समय जियान तोशी एंशिएंट गॉड की आंखों में एक लॉस्ट एक्सप्रेशन को देख पा रहा होता है। तोशी एंशिएंट गॉड बोलते हैं तुम सही कह रहे हो। जब भी लोअर प्लेन से किसी नए इंसान को इस कॉन्टेंट में लाया जाता है तो उसे पिकअप करने के लिए कोई ना कोई मौजूद होता है। बात बस ऐसी है कि 10,000 पहले के वॉर की वजह से वो रास्ता जो कि दुखी कॉन्टिनेंट को इस प्लेन से कनेक्ट करता था उसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया। उस वॉर में कईयों की जान चली गई। फिर कई लोगों ने उस पैसेज को रिपेयर करने की कोशिश भी करी। तभी पिछले 10,000 सालों में हम नए लोगों को पैसेज से गाइड नहीं कर पाए हैं। जब वो ब्लैक फिगर गोल्डन रैंकिंग से फाइट कर रहा होता है तब उसने कुछ खुफिया बातें करी थी और जियान उन्हें भूला नहीं होता। जियान कहता है मास्टर लिटरली के माथे की रिइंकार्नेशन सील क्या चीज है। शाओई उसे बहुत ही लंबे समय से फॉलो करता आ रहा है। उसने जियान की बहुत हेल्प करी है। जियान नहीं चाहता था कि शाओई को कुछ भी हो। आखिरकार अगर लिटरली को कुछ भी हो जाता है तो सिर्फ जियान की स्ट्रेंथ ही कम नहीं होगी बल्कि वो एक बहुत ही क्लोज पार्टनर को भी खो देगा। जियान के सवाल को सुन के तोशी एंशिएंट गॉड की आंखों में एक रिस्पेक्टफुल लाइट फ्लैश होती है। वो कहते हैं इस रिइंकार्नेशन की सील को ग्रेट 1000 वर्ल्ड के पीक पावर हाउस छोड़ते हैं। जब सही समय आता है तो वो पुराना एक्सपर्ट फिर से जागेगा। ऑफ कोर्स भले रिइंकार्नेशन सील उनकी चॉइस की हो लेकिन कोई भी नहीं जानता कि इस सील को उठने में कितना समय लगेगा। जियान लिटरली को देख के बोलता है जितनी बड़ी एबिलिटी उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन तुम चिंता मत करो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। तोशी एंशिएंट गॉड फिर से टॉपिक के वापस लौटते हुए अपनी एक्सप्लेनेशन को आगे बढ़ाते हैं। वो कहते हैं 10,000 साल पहले होने वाले उस वॉर में ग्रेट 1000 वर्ल्ड के सबसे पावरफुल एक्सपर्ट्स इकट्ठे हुए। उस युद्ध ने पूरे आसमान को ढक लिया था। हमें उन एलियन इविल रेसेस से फाइट करनी थी जो कि ग्रेट 1000 वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। अंत में सभी ने मिलकर उन एलियन इविल रेसेस को ग्रेट 1000 वर्ल्ड से बाहर निकाल दिया। ये युद्ध 10 साल तक चला था। उस युद्ध में हमारे कई पीक एक्सपर्ट्स को अपनी जान की कुर्बानी देके उन एलियन रेसेस को सील करना पड़ा जिससे हमें थोड़ा सांस लेने का समय मिल सके। फिर जब हम रिकवर हो गए तो फाइनली हमने उन इविल रेसेस को बुरी तरीके से घायल करके ग्रेट 1000 वर्ल्ड से बाहर खदेड़ दिया। लेकिन लगता है उस बैटल में भी हमने उन इविल रेसेस को अंडर एस्टिमेट कर दिया था जिसकी वजह से हमें बहुत ही भारी नुकसान हुए। भले ही हमारे पीक एक्सपर्ट्स ने खुद को सैक्रिफाइस करके उन एलियन फोर्सेस को सील कर दिया हो लेकिन वो एलियन रेसेस भी बहुत पावरफुल हैं। उन्हें पूरी तरह से खत्म करना नामुमकिन है। यही रिइंकार्नेशन सील का इस्तेमाल करने का कारण होता है। वो पीक पावर हाउस अपनी सील को अपने इनहेरिटर को देते हैं जिससे जब उन्हें इविल रेसेस से फिर से फाइट करनी पड़े तो वो एक तरीके से दूसरा जन्म ले सके। रिइंकार्नेशन सील की यही सच्चाई है। हालांकि एलियन रेसेस के टॉप पावर हाउसेस इस समय सील कंडीशन में है लेकिन दिन ब दिन सील कमजोर होती जा रही है और इसके इस तरीके से कमजोर होने से ज्यादा 10 सालों में एलियन इविल रेसेस फिर से कमबैक करेंगी और तब तुम्हें इस दुनिया को संभालना होगा। ये कहने के बाद तोशी एंशिएंट गॉड की आंखें सामने बैठे जियान को एकदम काइंड तरीके से देखती हैं। ऐसा लगता है जैसे तोशी एंशिएंट गॉड एक डिसीजन को ले चुके हो। तोशी एंशिएंट गॉड जियान से सीरियस आवाज में बोलते हैं क्या तुम असली फ्लेम मंत्र यानी कि फेंजू को प्रैक्टिस करना चाहते हो? अब ये तो नेकी और पूछ हो गई। ऑफ कोर्स बड़ी शक्तियों के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती हैं। तो क्या जियान इन जिम्मेदारियों को संभालने के लिए तैयार है? वेल हम इसके बारे में जान रहे होंगे नेक्स्ट एपिसोड में और इस नई दुनिया में क्या नए ट्विस्ट और टर्न्स हैं हमें उसकी भी बेसिक डिटेल्स मिल रही होंगी। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना जिससे जैसे हम वीडियोस को रिलीज करते हैं आप उन्हें सबसे
पहले देख पाओ। अगले कुछ 7-8 दिनों में तुम्हारा भाई काफी बिजी रहने वाला है, तो हो सकता है कि बीच में थोड़े गैप हो जाए, लेकिन डोंट वरी, हम जल्द से जल्द पहले की तरह आपके लिए अर्ली एक्सेस को शुरू करने वाले हैं और चीजें फिर से स्टेबल हो जाएंगी। आपको ये एपिसोड कैसा लगा है फटाफट से कमेंट्स में लिख के बताओ, क्योंकि आपके कमेंट्स को रीड करके मैं समझ पाऊंगा कि क्या स्टोरी आपको सच में इंटरेस्टिंग लग रही है। अगर आप हमें पर्सनली सपोर्ट करना चाहते हो तो चैनल की मेंबरशिप्स आपके लिए ओपन है। काफी जल्दी आपके लिए अर्ली एक्सेस वाली वीडियोस भी आना शुरू होने वाले हैं, जैसे आप वीडियोस को रिलीज होने से पहले देख पाओगे। ज्वाइन का बटन मिलेगा चैनल के होम पेज पे। अंटिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय।